ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने की आशंका से पूरी दुनिया टेंशन में है। इजराइल का साफ कहना है कि वो ईरान को जवाब जरूर देगा, लेकिन वो वक्त कौन सा होगा ये समय अभी तय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। महायुद्ध की आहट के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना रुख साफ कर दिया। बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है तो जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन हाँ, उस पर कोई हमला हुआ तो हम पीछे खड़े हैं आपके। इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान और इजराइल के बीच जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कर चिंता अपनी जाहिर की और दोनों को कूटनीतिक के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। इसके साथ ही ईरान से 17 भारतीयों की रिहाई की मांग भी हुई है जो ईरान के कब्जे में है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आज हम इस पूरे मुद्दे पर खास चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे ये टेंशन जो शुरू हुई है ये कहां तक जाएगी। ईरान के हमले ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ईरानी हमले के बाद अब निगाहें इजराइल के अगले कदम पर है और इजराइल ने ये साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये अभी तय नहीं है। इजराइल पहले ही हमास के साथ जंग लड़ रहा है। ऐसे में ईरान के खिलाफ वो क्या एक्शन लेगा, इसे लेकर पूरी दुनिया उलझन में है। मौजूदा संकट को लेकर यूएनएससी में भी चर्चा की गई। ईरान ने बैठक में हमले पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर आक्रामक कार्रवाई हुई तो ईरान जवाब देगा। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल का कहना है कि लंबे समय से ईरान असंतुलन पैदा कर रहा है, आतंक को बढ़ावा दे रहा है। इजराइल पर हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ईरान का 99% हमला उन्होंने नाकाम किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है। हम इजराइल के पक्ष में खड़े अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देशों के समर्थन की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर हमला करेगा उस पर वो हमला करेंगे। מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות। मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण हैं। गाजा पट्टी पहले ही खंडहर हो चुकी है। इन हालात के बीच ईरान और इजराइल का टकराव नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। महायुद्ध की आहट के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना रुख साफ कर दिया है। बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है तो अमेरिका जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन, जर्मनी, इटली समेत ज्यादातर देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि युद्ध हुआ तो इजराइल की मदद के लिए कोई सेना भेजेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इजराइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर चिंता जाहिर की है और दोनों से कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। इसके साथ ही ईरान से 17 भारतीयों की रिहाई की मांग भी की है। बता दें कि ईरान की सेना के कब्जे में एक जहाज है जिसमें 17 भारतीय सवार हैं। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि मामला यहीं रुक जाएगा या चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि इजराइल जिस तरह तेवर दिखा रहा है उससे पूरी दुनिया के सामने नया संकट खड़ा होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शशांक सर, जो कि पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं आप। शशांक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे साथ है रॉबिन सचदेव, विदेश मामलों के जानकार। रॉबिन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ और बड़ा बुनियादी सवाल सर, सबसे पहले ये टेंशंस कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही हैं सर? जो हुआ सो हुआ, जैसा कि दोनों साइड्स को दुनिया समझाना चाहती है, या अभी बाकी है सर? नहीं, देखिए, दोनों देशों के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट तो बहुत समय से चला आ रहा है। एडवर्सरियल रिलेशंस भी बहुत समय से हैं, लेकिन ये लगता था कि शायद वो ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं उन्हीं के थ्रू मिडिल ईस्ट के टेंशन्स को जो है अपना रोल दिखाता रहेगा। लेकिन जब से सीरिया में ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है,
और उसमें उसके कुछ सीनियर जनरल्स मारे गए हैं, तो ईरान के लिए आवश्यक हो गया है कि उसके लिए कोई ना कोई जवाब दिया जाए। अब जवाब दिया है उसने, इज़राइल ने कहा है कि 99% जो है वो हमले नाकाम हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल से अब जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि बहुत चिंता की विषय बात है कि इस तरीके से अगर इस क्षेत्र में अ, युद्ध की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तो बहुत ही यहाँ पर अशांति फैलेगी और भारत के बहुत लोग वहाँ पर काम करते हैं, रहते हैं मिडल ईस्ट में, तो सब देशों का जो है इसमें नुकसान होगा और ख़ासकर भारत को इसमें बहुत बड़ी चिंता लगी हुई है। तो हमारे ख़्याल से ये आवश्यक है कि अगर इस समय इज़राइल और ईरान दोनों ये समझें कि जो हो गया सो हो गया, थोड़ा-सा ज़रा इसको अब अ, स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए, किसी तरह से शांति लाई जाए और फिर देखा जाए कि यूएन के पहलू में या किसी और तरीके से किसी न किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए से अपने मसलों को सुलझाने का प्रयास किया जाए और डिले करा जाए कि यहाँ पे जो है लड़ाई का स्थिति ना पैदा हो। बट शशांक सर, स्थिति इजराइल के भीतर क्या लग रही है और खास तौर से नेतन्याहू के परिप्रेक्ष्य में मैं समझना चाहूँगा। इतना बड़ा हमला अभी झेला गया, काउंटर अटैक्स अभी चल रहे हैं, अभी वो जो ऑपरेशन है उनका पूरा नहीं हुआ है, इस बीच ईरान का हमला कर देना। क्या नेतन्याहू इस पोजीशन में हैं कि वो सिर्फ ये मानकर कि चलो हमने 99% इन ड्रोन अटैक्स को हमने ख़त्म कर दिया या ख़राब कर दिया, बस हो गया, क्या वो कुछ हमले की या काउंटर स्ट्राइक्स की नहीं सोच रहे होंगे सर? नहीं, ये आपने सही बात कही है। अभी तक इज़राइल में हमने देखा है बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे कि जो हमास और इज़राइल का आपस में युद्ध चल रहा है, तो उसमें इतनी सफलता इज़राइल जो जो डिक्लेयर की थी वो लगता है मिली नहीं है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि सरकार जो है किसी न किसी तरीके से अब कोई एग्रीमेंट करे हमास के साथ में ताकि जो इज़राइलीज़ उनके कब्ज़े में है उनको छुड़ाया जाए और उसके बदले में अगर हमास के कुछ लोगों को छोड़ना है तो वो छोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से ईरान अब मैदान में कूद पड़ा है तो ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। क्योंकि अब मेरे ख़्याल से जो है इज़राइल के अंदर ये लोकल जो प्रोटेस्ट हैं, वो थोड़े-से इसमें वो अपनी यूनिटी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ईरान को किसी तरीके से भी इज़राइल के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। तो मैं और नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि सब पूरे देश को अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ा सकें। लेकिन इससे हल निकलेगा या निकलेगा उसमें ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि जितने भी अरब देश हैं, सबों ने कहा है कि उनको पसंद नहीं है कि ईरान ने जो हमला किया है और जॉर्डन ने तो उनके कुछ मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय भी करा है। लेकिन बाकी सबने यही कहा है कि वो किसी तरीके से भी अगर यूएस के बेसेस भी हैं, तो उनको किसी तरीके से भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे क्योंकि उनको सबको लगता है कि नहीं तो ईरान जो है उनके ऊपर भी हमले की कार्रवाई कर सकता है। सचदेव सर, आपका असेसमेंट क्या है सर? आगे क्या होने वाला? बात खत्म हो गई या अभी पिक्चर बाकी है? बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी क्या, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। एक नए लेवल पे पिक्चर शुरू हुई है, नया नॉर्मल बन गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया हो अपनी टेरिटरी से इजराइल की टेरिटरी के ऊपर, तो ये पहली बार हुआ है। तो ये नॉर्मल, एक नया नॉर्मल बन गया है। तो टेंशन्स बढ़ेंगी। अब इसमें इजराइल कैसे रिटेलिएट करता है, उसका क्या होगा, वो बात अलग है। बट जो भी हो, एक टेंशन्स का नया लेवल बन गया है, वन। सेकेंडली, गाजा में इजराइल फंस गया है दलदल में। जैसे अभी शशांक सर भी कह रहे थे, ओवरऑल इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहां पर वो अचीव नहीं कर पाए। ना उसने मिलिट्री हमस को पूरा जीरो एलिमिनेट कर पाया, ना पॉलिटिकल हमस को तो भूल जाइए, ना अपने होस्टेज वापस ला पाया। और मैंने, मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये कई बार मैंने कहा है कि नेतन्याहू इस वॉर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ में हिजबुल्लाह के साथ और उधर ईरान की तरफ प्रवोक करेंगे। उसमें एक और कारण भी है इसराइल के लिए। ये गाजा वार होती ना होती, इसराइल को खतरा है और चैलेंज है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा है, ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। इसराइल ने एक तरह से कहीं तो ठाना हुआ है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कंप्लीट नहीं होने देंगे। तो जब भी होता, कभी ना कभी होता, इसराइल और ईरान का फेस ऑफ होता, जिसमें इसराइल प्रयास करता ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को निकाल देने की। दैट इज वन। तो वो एक अलग चल रही थी ट्रेंड साथ में। गाजा का
इशू अलग आ गया और गाजा में इजराइल फंस गया, तो इजराइल ने डाइवर्ट करने के लिए प्रोवोकेशन ज्यादा बढ़ाई है एक, एंड सेकेंडली इजराइल का ये भी एक डिजाइन आप कहें तो स्ट्रैटेजी ये भी है कि अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इन्वॉल्व करो। तो ये दो तीन चीजें जो हो गई हैं इस समय हो चुकी हैं, ये टेंशन्स बढ़ेंगी। अब किस तरफ जाएंगी वी कैन नॉट से। देखिए, नॉट इवन अल्टीमेटली ये गाजा का भी तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। गाजा की वॉर का क्या है, सीज फायर होगा, कैसे होगा, कोई रास्ता, कोई डे आफ्टर तो दिखता ही नहीं ना एक तरह से वो कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन हो। इजराइल तो बिल्कुल उसको मानता नहीं है। तो क्या होगा अगर गाजा में सीज फायर भी होती है, तो वो भी एक नया नॉर्मल रहेगा इजराइल के लिए, राइट। उसके अलावा ये ईरान का मामला यहाँ खड़ा हो गया है। तो कॉम्बिनेशन में आप देखें देखें तो बहुत ही एक तरह से कंबस्टिबल जिसे कहा जाए सिचुएशन पैदा हो गई है मिडिल ईस्ट में। और ये आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये पोजीशन शायद इसी तरह की टेंशन्स पे रहेगी और ये टेंशन्स लोअर नहीं होंगी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी। मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आपने बोला महीनों सालों का इस्तेमाल किया। तो क्या हम एक और रशिया यूक्रेन टाइप वॉर देख रहे हैं या टसल देख रहे हैं जो कि इमीडिएटली ना रुकेगा ना नतीजा रहेगा, लेकिन हाँ हमेशा टेंशन रहेगी। लेकिन शशांक सर, अभी जो खबरें आ रही हैं इजरायली में, न्यूज़ वहाँ की जो वेब पोर्टल्स हैं मैं पढ़ रहा हूँ, और उनकी हाईलाइट ये है कि वहाँ की जो वॉर कैबिनेट है वो संभवतः एक पेनफुल रिस्पॉन्स की प्लानिंग वो कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आगे वो लिख रहे हैं कि अटैक दैट वोंट स्पार्क रीजनल वॉर। वहां की जो वॉर कैबिनेट है वो कह रहे कि पेनफुल होगा, कुछ ऐसा अटैक करो कि पेनफुल तो हो पर रीजनल वॉर न भड़के। यानी कि इजरायली जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनकी गिरती क्रेडिबिलिटी उसका भी वो बदला ले लें, और जो अमेरिका कह रहा है, बाकी देश कह रहे हैं, वो भी हो जाए कि एस्केलेशन वॉर की तरफ ना हो। क्या ये एक बेस्ट केस सिनारियो आपको लग रहा है सर अभी? मैं यही कहूंगा कि ये बेस्ट केस सिनारियो है कि उन्होंने जो भी उनको करना चाहिए, कहना चाहिए, वो कह दिया है। लेकिन साथ में मैं सोचता हूँ कि इस समय पूरे तरीके से जो भी इनके बिहाइंड दिस सीन्स बैक चैनल अगर डायलॉग चल सकता है, डायरेक्टली भी थर्ड कंट्रीज के थ्रू पूरे तरीके से चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, जो स्थिति बिगड़ी तो गई है, लेकिन अगर इसमें एक तरफ से नेटो के देश इजराइल के साथ में जुट जाते हैं और दूसरी तरफ रशिया और चाइना ईरान के साथ में आ जाते हैं, तो हमारे ख्याल से फिर एक नया क्षेत्र शुरू हो जाएगा। और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनको लगता था कि अभी वो अपने हथियार यूक्रेन को बेच रहे थे और नए-नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, तो उनको नया क्षेत्र मिल जाएगा अपने हथियारों को बेचने का। और मैं समझता हूँ कि ये जो है किसी प्रकार से भी वहाँ के जो देश हैं, वहाँ की जो जनता है, उनके लिए बिल्कुल भी हित में नहीं होगा। तो इसलिए इज़राइल ने जो कहा है ठीक है। ईरान ने भी अपना जो करके कहा है, उनके विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमने बहुत ही रिस्ट्रेन्ड रिएक्शन दिया है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी भी दिखा दी है। तो इज़राइल मेरे ख्याल से यही करेगा, कैपेबिलिटी दिखा के, लेकिन ये है कि भई पूरे तरीके से आगे नहीं बढ़ना है झगड़े के लिए, जब तक कि अमेरिका से संदेश नहीं मिल जाए कि हम पूरे तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और नेटो के देश भी साथ में मिलने को तैयार हैं। वो मुझे लगता नहीं है अभी हाल में कि अमेरिका के इस तरह का कोई स्थिति बनती नज़र आ रही है। लेकिन अब कह नहीं सकते हैं, जैसे अभी रॉबिन सचदेव साहब ने कहा है कि आगे स्थिति भयावह तो होती जा रही है, तो हमको हर तरीके से चिंता अपने ज़ाहिर कर दी है। ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। जो हमारे नागरिक हर जगह रह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उनको बताना चाहिए कि भई आपस में जो है पूरे तरीके से हर दूसरे के साथ में संपर्क में बने रहें, हमारे दूतावासों के संपर्क में बने रहें और किसी तरीके से जो हमारे कोई नंबर्स वगैरह ऐसे देने चाहिए कि किसी को भी अगर मुश्किल आती है, तो वहाँ उन नंबरों को, टेलीफ़ोन नंबर्स पे अपने हालात को बताएँ। ऑलराइट, अब इस समय सचदेव सर मेरे पास 2 अपडेट्स हैं। एक जो टाइम्स ऑफ इज़राइल है, उसका एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि नेतन्याहू ने ऑपोजिशन पार्टीज़ को ब्रीफ किया है, ख़ास तौर से लिबरमैन और सार को। हालांकि जो बड़े लीडर हैं वहाँ के लैपेड, वो उनको नहीं बुलाया उन्होंने ब्रीफिंग में, बट फिर भी लिबरमैन और सार को उन्होंने ब्रीफ कर दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी लेटेस्ट जो मैं देख रहा हूँ, वो वेस्टर्न जो यूएस और वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि इजरायली काउंटर स्ट्राइक ऑन ईरान कुड कम एज सून एज टुडे। तो एक तरफ ब्रीफ कर रहे हैं नेतन्याहू
और एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि साहब आज ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, क्या वाकई में इतनी जल्दी हो जाएगा? थोड़ा समय लेंगे, आपका एनालिसिस सर। कह नहीं सकते, बट देखिए दो चीजें, इजराइल के अंदर भी कुछ हद तक मत कहिए, ओपिनियन कहिए, डिवाइडेड है। जो फार राइट सपोर्टर्स हैं कोalition में, जो इसके मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये अब हमें बहुत बड़ा जवाब देना चाहिए ईरान को, उसको मतलब पूरा फुल फ्लेश्ड अटैक कर देना चाहिए हमें ईरान के ऊपर। जो फार राइट सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं। इधर अमेरिका का बहुत प्रेशर बना हुआ है कि आप इतना बड़ा अटैक मत करो, क्योंकि वो अटैक ऐसा हुआ तो फिर तो टिट फॉर टैट वगैरह बहुत भयानक हो जाएगा। और अमेरिका का एक प्रॉब्लम भी है अमेरिका के लिए, आई विल कम टू दैट। इजराइल इस समय, इजराइल की जनता हमस को लेकर के वॉर के फेवर में कि हमस को मारो, बट इजराइल की जनता को प्रॉब्लम यह है कि उनकी होस्टेजेस नहीं आ रही, और इजराइल की जनता को इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि पहली बार हुआ है इजराइल स्टेट का पूरा जो रीजन है इजराइल के कंट्री का, वो ये है कि जूस कहीं से भी आए, यहां टोटल सिक्योरिटी में रहे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द जूस एंड द पीपल एंड द गवर्नमेंट, वो टूट गया है, गवर्नमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाई है। तो नेतन्याहू से उनको वो गुस्सा है, होस्टेजेस नहीं ला पाए वो गुस्सा है। बट जहां तक हमस को लेकर के बात है, इजराइल का पब्लिक ओपिनियन ओवरवेलमिंगली है कि हमस को खत्म करो, पर वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स देयर। एक और अमेरिकन डायमेंशन है, ये जो हो रहा है सारा, इसके चलते ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कल ही एक इजरायली ओन्ड प्राइवेट शिप को कैप्चर कर लिया है। इराक का सारा तेल पर्शियन गल्फ से जाता है, कुवैत का सारा तेल पर्शियन गल्फ से जाता है, सऊदी का मेजॉरिटी ऑयल यहां से जाता है, कतर की गैस यहां से जाती है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, अगर ये टेंशंस बढ़ती हैं ऑलरेडी, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी दुनिया भर में, इंक्लूडिंग इन अमेरिका। ना अमेरिका में बाइडन को यह प्रॉब्लम है कि बाइडन की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है इस समय, उसकी नंबर टॉप 3 इश्यूज जहां वो प्रॉब्लम उसको हो रही है, एक है इमिग्रेशन को लेकर के, अमेरिका के अंदर जो मेक्सिको से इलीगल आ रहे हैं, दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अगर ये वॉर और ये टेंशंस रही और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर या पूरी ऑयल मार्केट्स रॉयल अप हो गई, तो अमेरिका के अंदर प्राइसेस और बढ़ेंगी, जो कि बाइडन के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। ऑलरेडी बाइडन सफर कर रहा है ड्यू टू हिज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इजराइल, जिसके चलते पैलेस्टीनियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर और बाकी प्रोग्रेसिव्स भी काफी ये कहते हैं कि बाइडन की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, इसने फ्री हैंड नेतन्याहू क्यों दिया। तो बाइडन को अपनी री इलेक्शन पे खतरा होता बढ़ता दिख रहा है इन सिचुएशंस को लेकर के। तो इसलिए अमेरिका प्रेशर कर रहा है इजराइल को कि आप कोई बहुत बड़ा फुल फ्लेश मत करो, बट यस कोई टारगेटेड करो। अगर टारगेटेड भी हो जो पेनफुल हो ईरान को, वो कैसा होगा? प्रोबेबली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करो, उनको उड़ा दो। बट अगर उस तरह का भी टारगेटेड किया इन्होंने, तो उसका फिर ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो ये ये जो स्पाइरल है ये बढ़ेगा। इजराइल अगर जैसे ईरान ने एक तरह का सिंबॉलिक करा, इस तरह का इजराइल करेगा नहीं, क्योंकि इजराइल को तो दिखाना है अपना हैमर, राइट? तो इजराइल जो भी रिस्पॉन्स करेगा, चाहे टारगेटेड भी करेगा, छोटा भी करेगा, पर वो हैमर मारेगा, बड़ा चाहे ना करे वो, राइट? जिससे अगर ईरान को डैमेज हुआ तो ईरान की साख देखिए, कल जो ईरान ने अटैक करा उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, ईरान के अंदर उसकी अपनी पब्लिक कह रही है भाई आप बार बार थ्रेट करते रहे, तो इजराइल को आज तक कुछ करा नहीं। वो छोड़िए, वहां पर हूती हैं, हिजबुल्लाह है, इराक में एक्सिस के मिलिशियाज हैं, सीरिया में हैं, वो सब ये देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल ने इतने बड़े अटैक करे, इनके कमांडर्स को मारा है। पिछले 4 महीने में शायद इन्होंने करीब 18 कमांडर्स मार दिए अलग अलग ईरान के। तो ईरान को अपनी इज्जत कायम रखने के लिए अपने प्रॉक्सीज के बीच में भी ईरान को यह करना था जो इसने कल करा। अब अगर इजराइल एक्सक्यूज मी, यस सर, जैसा भी अटैक करेगा, तो ये नया नॉर्मल है। अब वो अटैक कैसा होता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, उसका बहुत एग्जैक्टली सिचुएशन यही कहा जा रहा है एग्जैक्टली कि जो ईरान के जो लगातार ईरान के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था, वहाँ की लोकल पब्लिक भी कह रही थी कि साहब आप कर क्या रहे हो, इसीलिए उन्होंने अपना जो ये काउंटर स्ट्राइक है वो वादा से जोड़कर उन्होंने रखा था, प्रॉमिस से जोड़कर उन्होंने इसका नाम रखा था। तो बहरहाल अब देखते हैं, अब सेम सिचुएशन नेतन्याहू साहब के पास भी आ गई है। अब उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि भैया आप क्या कर रहे हो,
और जिस तरह की उनकी साख गिर रही है, उनके पास भी एक मौका होगा कि वो भी रिटेलिएट करें, लेकिन कितना। एक आखिरी सवाल मेरा शशांक सर आपसे रहेगा, और वो है भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति आप क्या दिख रही है? हमने बड़े तटस्थ होकर दोनों विदेश मंत्रियों से बातचीत की, डी एस्केलेशन के लिए बोला, इजराइल ने हमको एक्नॉलेज भी किया है हमारी डी एस्केलेशन की बात को, वहाँ के जो एनवॉय हैं हमारे यहाँ, लेकिन भारत वहाँ 17 भारतीय भी हैं हमारे। अभी भारत की स्थिति क्या दिख रही है सर इसमें, और जो हम जो दोनों से बातचीत का जो हम तरीका देख रहे हैं, आपके नज़रिए में क्या वो सही है? नहीं, आप समझते हैं कि भारत की जो स्थिति ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गई है कि जो हम अपने रिश्ते ईरान के साथ में लो की पर बढ़ाते चले जा रहे थे, तो हमको लगता था कि ऐसी स्थिति डायरेक्टली नहीं आएगी कि ईरान जो है वो इजराइल या वेस्टर्न कंट्रीज के डायरेक्ट लाइन ऑफ अटैक में आ जाएगा। लेकिन अब इस तरह से होने से तो हमारे पर दबाव अब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा कि अपना जो हम तेल खरीदते हैं या जो वहां पर हम पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं कि उनको स्लो करा जाए। तो हमारे ख्याल से ये जो है बहुत मुश्किल चीज होने वाली है। अभी तक तो ईरान ने हम लोगों से ज्यादा माल को लेना शुरू कर दिया था, तो रूपी पेमेंट में जो है उसकी वजह से हमारे जो चीजें ईरान से जो हम ऑयल वगैरह ले रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा हमको पेमेंट करने में आसानी हो सकती थी। लेकिन ये सब चीजें हमको जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। और दूसरा, जितने भी भारतीय नागरिक वहाँ मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उन सब के लिए भी इस समय बहुत जबरदस्त ये मुसीबत आई हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने जो है एक पहले जो हूथी अटैक हो रहे थे अडन की खाड़ी में, उसमें भारत ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जितने भी ट्रेड के जो भी शिपिंग वगैरह फैसिलिटीज थी, उनको सबको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और इसको अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन अब ये है कि अब वो हमारे नाविकों को अगर वो ईरान पकड़ के ले जाता है या कोई और पकड़ के ले जाता है, तो वो हमारा एक नई दिशा में काम करने की बातचीत शुरू हो जाएगी। और जो हमारे एक्टिव हमारा जो उसमें रोल था सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, वो हमको अब थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कहीं आगे मामला किस तरीके से बढ़ता है और हमारी किस तरह से चिंताएं अपने सुरक्षा के लिए बढ़ सकती हैं। ऑलराइट साहब, तो वाकई में भारत के लिए ये सिचुएशन थोड़ी चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि तटस्थ रहकर और एक अच्छी डिप्लोमेसी से भारत इस अपनी भूमिका को ज़्यादा सकारात्मक तरीके से निभाने में कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शशांक सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। रॉबिंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए।